जनहित में आज सबसे पहले बात होगी उस सवाल की जो इस वक्त पूरे देश में बहस का वीआईपी सवाल बना हुआ है कि आखिर हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान की छत्रछाया में सबसे पावरफुल यानी सर्वोच्च कौन है? देश की संसद है या फिर देश की सुप्रीम कोर्ट? दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं, दोनों की लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ के तौर पर पहचान है और संविधान में स्पष्ट है दोनों की शक्तियां क्या हैं, दोनों के दायरे क्या हैं। संसद का काम है कानून बनाना और सुप्रीम कोर्ट का काम है उस कानून को संविधान की कसौटी पर परखना। लेकिन क्या इन दोनों में से कोई अपना दायरा पार कर रहा है? क्या इनमें से कोई दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करना चाहता है? 3 दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट देश के राष्ट्रपति को निर्देश कैसे दे सकता है। उपराष्ट्रपति के इस सवाल से जो बहस खड़ी हुई वो अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। उपराष्ट्रपति का बयान 17 अप्रैल को आया। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नए वक्फ कानून पर 2 इफ एंड बट लगाए। 2 दिन शांति रही, पर उसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के एक बयान से ऐसा बवंडर उठा कि पूरे देश के सामने विधायिका वर्सेस न्यायपालिका की एक तस्वीर उभर रही है। निशिकांत ने अपने बयान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात को आगे तो बढ़ाया ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात ऐसी कर दी जिससे अपनी पार्टी बीजेपी में भी निशिकांत दुबे अलग थलग पड़ चुके हैं और देश की न्यायपालिका की भौवें उनकी तरफ तन गई हैं। तो आज जनहित में इसी पर विस्तार से बात होगी। हमारा काम पूरी खबर आपके सामने रखना। अब आपको समझना है कि इस विवाद में कौन सही है, कौन गलत। फैसला आपका होगा, किसके तर्क दमदार हैं और किसके बेदम। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये पूरा बवंडर उठा। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब। कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है, वो बना रहे। निशिकांत दुबे को कारण बताओ नोटिस भारतीय जनता पार्टी दे रही है। प्रधानमंत्री आपकी स्वीकृति के बगैर एक सांसद छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुंह खोल ही नहीं सकता। कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का अगर काम करोगे तो ये तो इससे ज्यादा चिंता कोई हो नहीं सकती। किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय पर इस प्रकार की टिप्पणी करने वाले को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। सांसद हैं निशिकांत दुबे। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक दायरे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर जो बयान दिया आपने अभी सुन लिया। इसके बाद उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना की कार्रवाई वाली मांग भी उठ रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर अवमानना के मुकदमे की इजाजत मांगी है। वकील ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामन को पत्र लिखकर निशिकांत दुबे के बयान की जानकारी दी। इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का जिक्र किया गया है। निशिकांत दुबे झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद हैं। संसद में बड़ी आक्रामक शैली में पूरे होमवर्क, पूरी स्टडी के साथ अपनी बात रखने के लिए अपनी एक पहचान निशिकांत दुबे ने बनाई है। ऐसे ही शनिवार को निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर ये 2 बातें कह दी। पहली तो ये कि वक्फ संशोधन कानून पर छिड़ी हिंसा के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। दूसरी ये कही सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। अब दोनों बयान सुना देते हैं। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो।
देश की सर्वोच्च अदालत पर बीजेपी सांसद का यह बयान, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से आया एक फैसला इसके पीछे वजह बताया जा रहा है और वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अदालत से जो निर्देश आए वो भी वजह गिनाई जा रही है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगली सुनवाई 5 मई को होगी। मुस्लिम समुदाय नए कानून से वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटाए जाने का सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। कानून के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। बंगाल में तो मुर्शिदाबाद में हिंसा भी हुई, जहां हिंदुओं को निशाने पर लिया गया। 17 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी सामने आई थी। सरकार वक्फ कानून से जो वक्फ बाय यूजर का प्रावधान है वो फिलहाल नहीं हटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजों से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई मस्जिदें 13वीं 14वीं सदी की हैं जिनके पास रजिस्ट्री या सेल डीड नहीं होगी। ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर किया जाएगा, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। निशिकांत दुबे ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान पर इसी टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट के दोहरे मापदंड के तौर पर सामने रखा। निशिकांत ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पूजा स्थलों से जुड़े विवादों में तो कागजात मांगे थे, लेकिन जब यही बात कुछ 100 साल पहले की मस्जिदों दरगाहों की आई तो दस्तावेज दिखाने से छूट दे दी गई है। आगे बढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक सीमा पर। निशिकांत दुबे ने जो कहा है उसके पीछे की वजह 13 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से आया एक फैसला भी। 8 अप्रैल की तारीख थी। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की एक याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। बिल को मंजूरी में देरी होने पर राष्ट्रपति को संबंधित राज्यों को वाजिब वजह बतानी होगी, जबकि राज्यपाल को विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर 1 महीने में फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में यह भी कहा, राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है। संविधान का आर्टिकल 142, 143 ये सब अब कुछ पावर जरूर सुप्रीम कोर्ट को दिया है, लेकिन किस एक्सटेंट तक उस पावर का कंप्लीट जस्टिस के आप उसके बहाने आप सुप्रीम कोर्ट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी आप डायरेक्शन दे दें, संविधान में जो प्रावधान नहीं है उसको भी आप उसमें जोड़ दें, ये एक चर्चा का विषय है। और मुझे लगता है कि ये 2 जजेज का जजमेंट है, इस पर हमारी सरकार ज़रूर मूव करेगी लार्जर बेंच में इस इशू को ले जाके और इसको सेटल कराने के लिए। तो अभी पावर कुछ दिया गया है, संविधान नहीं दिया है उनको पावर, लेकिन कहाँ तक दिया है ये भी उन्हीं को इसकी विवेचना करनी है और फाइनल निर्णय भी उन्हीं को लेना है। तो जल्दी पार्लियामेंट मुझे नहीं लगता है कि इसमें इंटरफियर करेगा, लेकिन नहीं करना भी भविष्य के लिए खतरनाक हो जाएगा। लेकिन न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन को लेकर अकेले निशिकांत दुबे ने ही ऐसे सवाल नहीं उठाए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं दिनेश शर्मा, उन्होंने भी कहा, राष्ट्रपति की सुप्रीमेसी को सुप्रीम कोर्ट चुनौती नहीं दे सकता। कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीज़ें जो विसंगतियाँ उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। तो अब ये बहस सी छिड़ी हुई है, निशिकांत दुबे पर अवमानना की कार्रवाई तक बात पहुंच गई है। इस पे उनके 2 बयानों पर गौर करना होगा जो दोनों अलग अलग बयान हैं। पहला बयान वो जिसमें उन्होंने वक्फ कानून के 2 प्रावधानों पर अंतरिम रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट को धर्म युद्ध का जिम्मेदार बता दिया, सिविल वॉर शब्द इस्तेमाल किया और इसके लिए सीधे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का नाम भी लिया। लेकिन निशिकांत का दूसरा बयान सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर है, जिसमें वो तर्कों के साथ पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट देश की राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। उपराष्ट्रपति के बयान पर सरकार की ओर से किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन निशिकांत दुबे के बयान में कई लोगों को तीखापन दिखा है। बीजेपी ने फौरन इस बयान से किनारा कर लिया है। बीजेपी अध्यक्ष
जेपी नड्डा ने सफाई देते हुए कहा, निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा, इनके बयान न्यायपालिका और सीजेआई पर जो है बीजेपी का उससे कोई लेना देना नहीं। ये उनकी निजी टिप्पणियां हैं। बीजेपी ऐसी टिप्पणियों का कभी समर्थन नहीं करती। बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया, आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट समेत देश की सभी अदालतें लोकतंत्र का अटूट अंग, संविधान संरक्षण का मजबूत आधार है। तो बीजेपी की ओर से इन दोनों सांसदों समेत पार्टी के सभी नेताओं को निर्देश दिए गए कि ऐसे बयान ना दें, लेकिन पार्टी का निर्देश शायद पूरे संगठन तक नहीं पहुंचा है। इसीलिए तो निशिकांत दुबे के समर्थन में हल्की फुल्की आवाजें अभी भी बाहर आ रही हैं। देखिए, निशिकांत दुबे जी जो बोले हैं वो तो सही बात बोले हैं। आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट करते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे महामहिम राष्ट्रपति जी का जो निर्देश है वो अवमानना कर सकते हैं? अगर देश सीजेआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे और जिसका अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति करते हैं उसको आप नहीं मानेंगे, तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजेआई ही करे। निशिकांत दुबे ने न्यायपालिका की संवैधानिक सीमाओं को लेकर संसद के अधिकारों में दखल अंदाजी की बात कही थी। आर्टिकल 141 का जिक्र किया था, लेकिन मैं आपको बताती हूं कि आर्टिकल 141 जो है वो दरअसल संविधान का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और संविधान के अनुच्छेद 141 आर्टिकल 141 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो भारत की सभी न्यायालयों को मानना होगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में कानून की एकरूपता और स्थिरता बनाए रखना है। कोई भी ऐसा वक्तव्य दे दिया जाए जिससे न्यायालय की गरिमा को जो है वो ठेस पहुंचे, अगर तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, या फिर लोगों का न्यायालय के प्रति जो है विश्वास कम हो जाए तब उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। और निशिकांत दुबे जी के वक्तव्य की बात है, मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में अब एक याचिका जो है वो आई है, अदालत इसमें देखेगी। अगर इसमें अटॉर्नी जनरल या फिर सॉलिसिटर जनरल उनकी परमिशन ले ली जाती है, उसके बाद ये मामला अदालत में जाएगा और अदालत ये तय करेगी कि क्या जो उनका वक्तव्य था उससे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंची है, क्या लोगों का भरोसा कम हुआ है न्यायालय में, तो ये पूरा जो है देखा जाएगा। और अगर मैं कोर्ट की बात करूं, भारत में जो कंटेम्प्ट के मामले हैं, मैं कहूँगा कि न्यायालय जो है हमारे बड़े उदार रहे हैं। अव्वल तो कंटेम्प्ट बहुत रेयर केसेस में, बहुत ही कम केसेस में कंटेम्प्ट इशू किया जाता है, और अगर कर भी दिया जाए तो अगर कोई व्यक्ति आकर माफी मांग ले तो अदालतें उसको माफ जरूर कर देती हैं। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है इस केस में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को कहा था, संविधान का आर्टिकल 142 अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ परमाणु मिसाइल बन गया है। निशिकांत दुबे ने भी सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल को विधेयक रोकने पर फटकारा था और उसी के तहत राष्ट्रपति को भी निर्देशित किया था। अब सवाल है कि आखिर आर्टिकल 142 है क्या जिसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया। दरअसल संविधान के आर्टिकल 142 ने सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने का अधिकार दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास विशेष शक्ति है और ऐसे में जब कानून के मौजूदा प्रावधान पर्याप्त ना हो या अस्पष्ट हो तब भी न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मुताबिक अगर कोई मामला इतना असाधारण हो कि मौजूदा कानून के जरिए न्याय ना किया जा सके तो फिर ये आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सेफ्टी वॉल्व जैसा है। मतलब ये कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अंतिम न्याय देने वाली संस्था बनाता है, न्याय का सबसे बड़ा मंदिर। आर्टिकल 142 की ये शक्ति विवादास्पद मानी जाती है क्योंकि इसे विधायी रिक्तियों को भरने या कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप के लिए उपयोग किया जा सकता है और तमिलनाडु के मामले में कोर्ट ने इस शक्ति का उपयोग कर विधेयकों को मंजूर माना है। वैसे में तमिलनाडु सरकार के मामले के बारे में आगे आपको बताएंगे विस्तार से। अब जिस तरह के बयान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे तक के सामने आए तो उसके पीछे भी संविधान की दी हुई शक्तियां ही हैं। संविधान ने अभिव्यक्ति की आजादी भी दी है और यह एक महत्वपूर्ण मानवाधिकार है। इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने विचारों और राय को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी हमें आखिर मिली कैसे।
संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो लोकतंत्र का आधार है। लेकिन आर्टिकल 19(2) में उचित प्रतिबंध भी लगे हैं, जैसे भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता या अदालत की अवमानना, मानहानि या अपराध के लिए उकसाना शामिल है। और ये प्रतिबंध संतुलन बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी माने गए हैं। इसमें स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति की आजादी का अर्थ बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस स्वतंत्रता का अर्थ बेलगाम बोल नहीं है, मतलब आप कुछ भी बोलते चले जाएं। इसमें प्रतिबंध है, नैतिकता है, मर्यादा की भी सीमा है, और यह भी देखना जरूरी हो जाता है कि बोलने से व्यवस्था प्रभावित ना हो। और खासतौर से जब लोग संवैधानिक पद पर बैठे हों, तो फिर उनकी जिम्मेदारी नैतिक रूप से ज्यादा बढ़ जाती है। साधारण जो लोग हैं, जो एमपीज हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। हमेशा जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, हमको बड़ा विश्वास है, हमारी जो संस्था है, जजेस की संस्था है, जो जुडिशरी है, उस पर हमको बड़ा विश्वास है और बड़ा गर्व है। लेकिन जब भी हम उनके सामने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम उम्मीद करके जाते हैं कि हमारे पक्ष में ही निर्णय होगा, लेकिन हमेशा होता नहीं है। निर्णय हमेशा पक्ष में नहीं हो सकता है, और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी हमारी उम्मीद जो है वो गलत होती है, कभी हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गलत होती हैं, सही नहीं होती हैं। लेकिन ये सिर्फ अकेला पिटिशनर्स के लिए नहीं होता, सरकार के लिए भी हो सकता है। और जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो अंतिम इस पे निर्णय होता है और जो अंतिम शब्द कहा जाता है, वो सरकार नहीं कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो बहुत दुख का विषय है कि वो इस बात को नहीं समझता है कि लास्ट वर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। चलिए, अब मैं आपका ध्यान ऐसे मामलों की तरफ ले चलती हूं जब बड़े और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की ओर से न्यायपालिका पर टिप्पणी की गई और अदालत ने सख्ती दिखाते हुए उन पर कार्रवाई भी की। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे EMS नंबूद्रीपाद 1967 में न्यायपालिका को उत्पीड़न का साधन कहा था और साथ ही न्यायाधीश को पक्षपाती बताया था, जिसके बाद 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी ठहराया और 50 रुपए का उन पर जुर्माना भी लगाया। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह ने 1992 में अदालती आदेश का मान नहीं रखा था। उन्हें 1994 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और साथ ही 1 दिन की जेल और 2000 रुपए जुर्माना भी उन पर लगाया गया था। CPIM के नेता रहे MV जयराजन ने 2010 में हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना की थी, न्यायाधीशों पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद 2011 में हाईकोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा कम कर दी थी। फिर भी 4 हफ्ते का कारावास उन्हें काटना पड़ा था। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी 2015 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना भारी पड़ा था। स्थानीय अदालत में उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था, हालांकि बाद में इसे निरस्त कर दिया गया था। वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा 8 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच हुई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 अप्रैल को आया। और निशिकांत दुबे ने यह बयान जब कल 19 अप्रैल को दिया, तब कहीं हिंसा हो नहीं रही थी। ऐसे में धर्म युद्ध, सिविल वॉर जैसे शब्द इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना, जानकारों की माने तो ये निशिकांत दुबे की तरफ से ये जो बयान दिया गया है, इससे उनके लिए आगे मुश्किल हो सकती है। मैं आगे बढ़ूंगी बात, क्योंकि वक्फ कानून से जुड़ी हुई है और विधायिका और न्यायपालिका के बीच खींचतान की खबरों तक पहुंची है। ऐसे में हम आपको सड़क पर वक्फ कानून का जो विरोध हो रहा है, जरा वो दिखाते चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 17 अप्रैल के ऑर्डर के बाद विपक्ष पूरा दबाव बढ़ा रहा है कि सरकार को नया वक्फ कानून वापस लेने पर मजबूर होना पड़े। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिहार के किशनगंज की तस्वीर है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ किशनगंज में आज बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। सरकार से वक्फ कानून वापस लेने की मांग उठी मंच से। किशनगंज के लेहरा चौक मैदान में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। ये प्रदर्शन वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले हुआ।
इसे कई विपक्षी दलों का समर्थन हासिल था। बिहार का जो किशनगंज है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, बिहार के सीमांचल वाले रीजन में आता है। इस प्रदर्शन के जरिए दरअसल बीजेपी और जेडीयू को संदेश देने की कोशिश की गई कि अगर वक्फ कानून वापस नहीं लिया गया तो फिर ये इसी तरीके की भीड़ जो है वो पूरी बिहार की सड़कों पर दिखाई दे सकती है। बिहार के लिए चुनावी साल है ये। इसी साल के अंत में अक्टूबर नवंबर के महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। वक्फ कानून को पास कराने में नीतीश कुमार की जेडीयू की बड़ी भूमिका रही है। नीतीश कुमार तभी से महागठबंधन के दलों के निशाने पर आ गए हैं। को जो जलसा तय किया है कामरी, वहां पर इतना भीड़ लाई है कि ये मोदी शाह और ये नीतीश कुमार का कान फट जाए, आंख फट जाए। और अब आगे बढ़ते हैं, जरा बताते हैं आपको किस तरीके से इस पूरे मामले में बिहार के चुनावी माहौल को देखते हुए विपक्षी दलों के बीच इस कार्यक्रम के मंच पर आने की एक होड़ थी। इस प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम के बिहार अध्यक्ष मौजूद थे। आरजेडी के सांसद मनोज झा यहां मंच से संबोधित करते हुए सुनाई पड़े। सभी ने मुसलमानों से एकजुट रहने की अपील की। वक्फ विरोध के इस कार्यक्रम में 4 प्रस्ताव भी तो रखे गए। पहला प्रस्ताव वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। दूसरा प्रस्ताव वक्फ संपत्तियों की स्वायत्ता को बरकरार रखा जाए। तीसरा प्रस्ताव मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप से बचा जाए। चौथा प्रस्ताव मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बिहार के ही बक्सर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, जनसभा कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगा दिया कि सब कुछ सत्ता बचाने के लिए किया जा रहा है। नीतीश कुमार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में बीजेपी के साथ हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।